माइक्रो मैनेजमेंट दो तरीके से हो सकता है। पहला, एम्प्लॉयज कंपनी को अपनी तरह से चला रहे हैं। दूसरा, कंपनी एम्प्लॉयज को अपनी तरह से चला रही है। माइक्रो मैनेजमेंट को हम दखल अंदाजी भी बोल सकते हैं। हर चीज में दखल देना, हर चीज में अपनी इच्छाओं को दूसरों पे थोप देना, उनको उसी तरीके से काम कराना जैसे हम चाहते हैं, यानी हमेशा आप सही हैं और दूसरा गलत है। इसको और तह तक समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए लड़का और लड़की का कुंडली मिलान चल रहा है। सोचने और समझने की बात यह है कि ये प्रथा हमारे शास्त्रों में बहुत सालों से प्रचलित है और हम इस चीज को इस्तेमाल भी करते हैं। ये क्यों किया जाता है? जाहिर सी बात है, अगर लड़का लड़की के गुण आपस में नहीं मिलेंगे, अगर उन दोनों की कुंडली आपस में नहीं मिलेगी, तो उनको एक साथ रहने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। दोनों के स्वभाव अलग अलग होंगे, दोनों के गुण अलग अलग होंगे, यानी हर मोड़ पर ये दिक्कत आएगी कि किस तरह से इस काम को करना है। क्या जिस तरह से लड़का चाहता है वैसे, या जिस तरीके से लड़की चाहती है वैसे। और यहीं से पनपता है माइक्रो मैनेजमेंट। जी हाँ, माइक्रो मैनेजमेंट। लड़का लड़की को चलाएगा अपनी तरह से, या फिर लड़की लड़के को चलाने की कोशिश करेगी अपनी तरह से। अब क्या कर सकते हैं? बहुत सारे सुझाव होते हैं जो हम शास्त्रों के हिसाब से लागू करते हैं। बहुत सारे पाठ पूजा स्थितियों को संभालने के लिए की जाती हैं, यानी कि रेमेडीज का हम सहारा लेते हैं। और अगर मान लीजिए रेमेडी हमें करनी ही ना पड़े, पाठ पूजा करना ही ना पड़े, पहले ही जब कुंडली मिलान हो रहा है, गुणों को मिलाया जा रहा है, तभी हम संभल जाएं, हम सीख जाएं कि जहां ज्यादा से ज्यादा गुण आपस में मिलते हैं वहीं पे एक स्थिरता आती है। और यही है प्रोफेशनल स्पेस में भी, यानी कि अगर कंपनीज कुछ ऐसे एम्प्लॉयज को हायर कर रही हैं जो कंपनी को अपनी तरह से चलाना चाहते हैं, या फिर कंपनियां एम्प्लॉयज को अपनी तरह से चला रही हैं बिना उनका गुण या स्वभाव समझे हुए, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, दिक्कतें तो आएंगी ही। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास 3 गुण होते हैं जो शास्त्रों में भी बताए गए हैं। ये 3 गुण कौन से होते हैं? सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक गुण का मतलब नॉलेज क्रिएटर, जिसको हम नॉलेज जनरेटर भी बोलते हैं। राजसिक गुण का मतलब है नॉलेज कोऑर्डिनेटर, और तामसिक गुण का मतलब है नॉलेज सर्वर्स। शास्त्रों ने हमें जहां ये बताया है कि हमारे पास 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी तरीके से हमारे पास ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। ब्राह्मण्स वो हैं जो नॉलेज यानी कि सात्विक गुण से भरे हुए होते हैं, नॉलेज जनरेटर्स होते हैं, नॉलेज क्रिएटर्स होते हैं। दूसरी तरफ क्षत्रिय जो होते हैं वो हमारे राजसिक गुण से भरे हुए होते हैं, नॉलेज कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, यानी जो नॉलेज ऑलरेडी क्रिएट की जा चुकी है ब्राह्मण्स के द्वारा, नॉलेज क्रिएटर्स या नॉलेज जनरेटर्स के द्वारा, उसी नॉलेज को ये राजसिक गुणों से भरे हुए क्षत्रिय कोऑर्डिनेट करके लोगों में फैलाते हैं। तीसरा वैश्य वो लोग हैं जो नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं और अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हैं ये लोग, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से और इंटेलेक्ट से ये भरपूर होते हैं। और चौथा शूद्र, नॉलेज सर्वर्स। सवाल ये उठता है कि ये जो शूद्र है, नॉलेज सर्वर्स हैं, ये कौन सी नॉलेज को सर्व कर रहे हैं? वही नॉलेज जो हमारे ब्राह्मण्स ने, नॉलेज क्रिएटर्स ने, या ये कह लीजिए नॉलेज जनरेटर्स ने क्रिएट की है। जब वो नॉलेज एक बार क्रिएट हो गई, इकट्ठी हो गई, पैदा हो गई हमारे ब्राह्मण्स के द्वारा, उस नॉलेज को पूरी दुनिया में, पूरी कंपनी में किसने फैलाया? क्षत्रियों ने, नॉलेज कोऑर्डिनेटर्स ने, बहुत ही आराम से, बिना किसी दिक्कत और झगड़े के। बस जब एक बार वो नॉलेज जो पैदा हुई थी, अब वो फैल गई हर जगह, उस नॉलेज को अब इस्तेमाल करने की बारी आती है। वो कौन करता है? वो वैश्य करते हैं, जिन्हें हम नॉलेज यूजर्स भी बोलते हैं। अब जहां पे नॉलेज इस्तेमाल हो गई, बड़े बड़े कंपनीज या एम्पायर्स खड़े हो गए वैश्यों के द्वारा, बात आती है नॉलेज सर्वर्स की, शूद्रों की। शूद्रों ने क्या किया? शूद्रों ने यही नॉलेज जो ऊपर से चलती चली आ रही है, ब्राह्मण्स ने उसे पैदा किया, क्षत्रियों ने उसे फैलाया, वैश्यों ने उसे इस्तेमाल किया अपना बिजनेस खड़ा करने में, शूद्रों ने उसी नॉलेज के तहत दूसरों का कहा मानते हुए आगे काम किए। बस यही एक साइकिल है, और इसी साइकिल में सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों गुणों का मिलान भी होता है। और शूद्र पूरी जिंदगी उन्हीं लोगों को, उन्हीं के नॉलेज पे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, उन्हीं के हिसाब से सारे काम करते हैं, उनकी जिंदगी भी
नॉलेज क्रिएटर्स या जनरेटर्स या कोऑर्डिनेटर्स या नॉलेज के यूजर्स पे यानी ब्राह्मण्स पे, क्षत्रियों पे या फिर वैश्यों पे निर्भर हो जाती है, क्योंकि ये शूद्र सिर्फ नॉलेज को सर्व करते हैं या ये कह लीजिए उन लोगों को सर्व करते हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य जो उस नॉलेज के साथ कुछ ना कुछ बखूबी अच्छा कर रहे हैं, कुछ काम का कर रहे हैं जिससे कुछ आगे फायदा होने वाला है उन्हें भी और पूरी दुनिया को भी या फिर कंपनीज को भी। अगर हम प्रोफेशनल स्पेस की बात करें यहाँ पे, तो अब दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? अगर एक लड़का और लड़की की शादी करवाई जाए जहां पे उनके स्वभाव गुण या कुंडली मिलान में कोई भी गुण आपस में नहीं मिल रहे थे, होगा क्या? किसी एक की तरह से किसी दूसरे को चलना पड़ेगा और ये कब तक संभव है? जिसको भी आप अपनी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे वो चलेगा तो खुशी खुशी थोड़े दिन कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट में उसकी जो अंदर की आग है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, हंसी खुशी उस जीवन को व्यतीत करने की, वो बुझ जाएगी। इस चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का और लड़की की कुंडली मिलान की गई शादी से पहले, लेकिन उनके आपस में जो गुण थे वो नहीं मिल रहे थे। अब हुआ क्या? शादी हो गई। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे लड़के के हिसाब से लड़की को चलना पड़ रहा है, लड़के के हिसाब से ही घर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, उसी के हिसाब से खाना बनेगा, उसी के हिसाब से बाहर घूमने जाया जाएगा, आपस में बातचीत करने का तरीका सुझाया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा। लड़के के हिसाब से ही जो भी काम घर में किया जाएगा या बाहर किया जाएगा वो एक तरफा होगा। अगर हमें घर खरीदना है या फिर अगर हमें गाड़ी खरीदनी है या अगर हमें बच्चे प्लान करने हैं, हर चीज यानी कि घर के सारे KRA, KPIs, सारे SOP, सारे फ्रेमवर्क, हमें एक दूसरे से किस तरीके से बातें करनी है, फोन पे बात करनी है, मैसेजेस पे बातें करनी है, किस समय बात करनी है, जिसको हम कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ये सब कुछ लड़के के हिसाब से डिसाइड होगा और ये स्थिति इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी कि यहाँ पे एक बंदा दूसरे की जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल देने लग जाएगा। वो लड़की को इस तरीके से माइक्रो मैनेज करने लग जाएगा कि लड़की आखिर में थक जाएगी। जिस उम्मीद से, आशा से उसे शादी की थी, वो जो सपने संजोए थे, वो सारे के सारे जो सपने उस लड़की के खत्म हो जाएंगे। वो कुछ भी करने की स्थिति में आगे नहीं रह जाएगी। बस यही है जो कंपनियों में, बिजनेसेस में आजकल हो रहा है। अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ही नहीं रहे हैं। जो रिक्रूटर्स हैं उन्हें अपनी कंपनी की डायनामिक्स के बारे में पता ही नहीं है। रिक्रूटर्स को पता ही नहीं है कि जो उनकी कंपनी है वो ब्राह्मण डायनामिक्स की है या फिर क्षत्रिय डायनामिक्स की है या वैश्य डायनामिक्स की है या फिर शूद्र डायनामिक्स की है। उनकी कंपनी का जो गुणा है वो सात्विक है, तामसिक है या फिर राजसिक है। आपको रिक्रूटमेंट के समय ये पता होना जरूरी है कि आपकी कंपनी अगर मान लीजिए राजसिक गुण की है यानी कि राजसिक डायनामिक्स है आपकी कंपनी का, तो आपको एम्प्लॉइज भी वैसे ही चुन के लाने हैं, वैसे ही उठाने हैं जो राजसिक हों। अब सवाल उठता है कि क्या बस हमें यहीं पे फुल स्टॉप लगा लेना है, सब अपने आप चल पड़ेगा और आसान हो जाएगा, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कतें नहीं आएंगी? नहीं, अब आपको ऑपरेशंस करवाना है। ऐसा होने के लिए अभी और बहुत सारे स्टेप्स हैं, यानी कि एक बार जब आपने ये समझ लिया कि कंपनी राजसिक है, एम्प्लॉइज आपने राजसिक उठा लिए, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको KRA, KPIs, एक्सपेक्टेशंस राजसिक बनानी है, आपको SOPs राजसिक बनाने हैं, आपको कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी राजसिक बनानी है, आपको डैशबोर्ड्स राजसिक बनाने हैं, आपको सारे बिजनेस के या अपनी कंपनी के फ्रेमवर्क्स को राजसिक बनाना है, आपको रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन को राजसिक बनाना है, आपको रिक्रूटमेंट को राजसिक बनाना है, आपको अपनी टीम को राजसिक बनाना है, आपको एक मैनेजर को राजसिक बनाना है और उसके ऊपर सीनियर मैनेजर को भी राजसिक बनाना है। जहां पे ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी वहां पे माइक्रो मैनेजमेंट अपने आप खुद ब खुद आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा और आपको कभी भी तंग या दिक्कत नहीं देगा और आपकी सारी मुश्किलें इसी तरीके से चुटकियों में हल होती रहेंगी और आप किसी के काम में दखल अंदाजी भी नहीं करोगे। और इसके ऊपर अगर आप ये चीज और कर लोगे, वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि आपको अपने एम्प्लॉइज को ये पावर देनी है कि जब भी अगर उनको ये महसूस होता है कि आप उनके काम में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं, उन्हें माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपको तुरंत ही वो रोक सकते हैं, आपको बता सकते हैं फीडबैक देके रियल टाइम। ऐसा करने से यकीन मानिए अगर आपको पता नहीं चलता है कि आप कहाँ, किसको, कब कब, कैसे कैसे माइक्रो मैनेज कर रहे हैं अपनी कंपनी में, बीइंग अ मैनेजर या बीइंग अ सीनियर मैनेजर,
आपको तुरंत ही रियल टाइम बेसिस पे पता लगने वाला है। पिछले दिनों में एक कंपनी के सीईओ को कंसल्टेशन दे रही थी। वो ये मुझसे आके बोलते हैं और ये परामर्श चाहते हैं कि हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था मेरे पास आने से पहले कि वो उन सारे एम्प्लॉइज को बाहर निकाल देंगे। ये जिम्मेवारी आपकी बनती है एज अ सीईओ। आप कंपनी को चला रहे हैं कि आपको उन एम्प्लॉइज को जिनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है काम करने की, उन्हें बाहर निकाल के फेंकना नहीं है। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपको जिस चीज को आपने खुद ने खराब किया है उनको उनके गुण के हिसाब से आपने हायर नहीं किया। कंपनी आपकी राक्षसिक थी, आपने सात्विक एम्प्लॉइज को हायर कर लिया और आपने KRAs, KPIs, एक्सपेक्टेशंस राक्षसिक रखी। सारे फ्रेमवर्क्स, SOPs, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज राक्षसिक रखी। सारे रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस, बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल्स सब कुछ राक्षसिक रखा। लेकिन एम्प्लॉय तो यहाँ पे सात्विक था। उसका क्या, वो तो ऑटोमेटिकली डीमोटिवेटेड हो ही जाएगा क्योंकि आपने रिक्रूटमेंट के समय ये समझा ही नहीं, परखा ही नहीं। चलो ठीक है, अगर मान लो ये गलती आपसे हो भी गई थी कि आपने एक एम्प्लॉय जो कि सात्विक गुण से भरा हुआ था, आपने उसे हायर कर लिया एक राक्षसिक कंपनी के लिए। क्या आपने ऐसा कुछ किया कि उसे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स स्पेशल बना के दिए जाते जो सात्विक नेचर के होते, सात्विक होते, जिसमें उसे काम करने में मजा आता? उन्हीं प्रोजेक्ट्स के KRA, KPIs, एक्सपेक्टेशंस सात्विक होते। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस प्रोजेक्ट के आपको SOPs भी सात्विक रखने थे। सारे रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सात्विक रखने थे और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को भी सात्विक रखना था। इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो आप सात्विक गुण के बना के उस एजेंट के लिए या उस एम्प्लॉय के लिए क्रिएट कर ही सकते थे। और अगर आपने पहला ऐसे नहीं किया और अब आपको ये बात समझ में आई है जो मैंने उन सीईओ को बताई कंसल्टेशन देते हुए, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉइज को आपकी कंपनी को छोड़ के जाना पड़ेगा। उससे होगा क्या? अगर आप उन एम्प्लॉइज को गंदगी समझते हैं तो वो गंदगी आप साफ नहीं कर रहे हैं। वो गंदगी बस आप शॉर्ट टर्म के लिए खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो खत्म नहीं होगी। वही एम्प्लॉय अब दूसरी कंपनी में जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा और ये चेन चलती रहेगी निरंतर। और हो सकता है कुछ सालों बाद, कुछ दिनों या महीनों बाद वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में फिर से आए, ज्वाइन करे और आपसे बदला लेके चला जाए। इससे कुछ और नहीं होगा, ये जो गंदगी की शुरुआत आपने करी थी वो और ज्यादा फैलेगी। तो बस माइक्रो मैनेजमेंट से अगर आपको बचना है और बचाना है अपने एम्प्लॉइज को, अपने मैनेजर्स, अपने सीनियर मैनेजर्स या लीडर्स को, तो दो चीजों का ध्यान रख लो। पहली चीज, रिक्रूटमेंट के समय अगर कंपनी सात्विक है तो सात्विक एम्प्लॉइज को हायर करो। KRAs, KPIs, एक्सपेक्टेशंस सात्विक बनाओ। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस को सात्विक बनाओ। आउटकम या फिर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज को भी सात्विक बनाओ। SOPs को सात्विक बनाओ। बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल, प्रोजेक्ट्स को, सब चीज को सात्विक बनाओ। और अगर कहीं मिसमैच हो जाता है, अगर आपकी कंपनी राक्षसिक है और आपने सात्विक एम्प्लॉय को हायर कर लिया है तो कुछ नहीं होता, गड़बड़ी अभी भी संभाली जा सकती है। उस एम्प्लॉय के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो सात्विक नेचर के हैं। KRA, KPIs, एक्सपेक्टेशंस उस प्रोजेक्ट से अटैच करके उसको आगे संभालने के लिए दो जो सात्विक है। उसके हिसाब से सात्विक नेचर का डैशबोर्ड क्रिएट करो। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को भी सात्विक रखो। इस तरह से आप उस एम्प्लॉय को एक ऐसा एनवायरनमेंट को क्रिएट करके देने वाले हो जो सात्विक नेचर का है, जिसमें उसको मजा आएगा काम करने का। और जिस तरह से वो डीमोटिवेटेड हो चुका था हायरिंग के बाद, वो फिर से मोटिवेट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब वो खुद ब खुद काम करेगा। समय से पहले आपको काम खत्म करके दे देगा, आपको मौका नहीं देगा उसे माइक्रो मैनेज करने का। जिससे होगा क्या, वो जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करके जीतने लग जाएगा। और जीतने की जो खुशी होती है, जो एक्साइटमेंट होता है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक आग की तरह फैल जाएगा। और यहीं से आपकी कंपनी जो है वो ऑटो पायलट मोड पे चलना शुरू कर देगी।